गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए कक्षा 10वीं विषय विज्ञान जो कि आपका 80 नंबर का क्वेश्चन होगा अर्धवार्षिक परीक्षा का मॉडल क्वेश्चन पर प्रश्न पत्र है। फ्रेंड्स आप चाहते होंगे या आप सोच रहे होंगे कि कोई यूट्यूबर ऐसा आएगा जो कि आपको ओरिजिनल प्रश्न पत्र बताएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको मेहनत करना पड़ेगा और जो यहाँ मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इनके आंसर भी यहाँ क्वेश्चन पेपर में मैं दे रहा हूँ, उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, देख लीजिए और उसके बाद परीक्षा देने जाएं, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए सवाल दिए हुए हैं, एक बार सवाल देख लेते हैं जैसे कि ये दिए गए हैं। इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो रिक्त स्थान में क्या लिखा है, वे अभिक्रियाएँ जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाते हैं। तो आयनों का आदान प्रदान होता है उनको हम द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाते हैं। दूसरा है किसी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया द्विऑक्साइड प्रायः होते हैं, क्षारकीय होते हैं। ये जल एक खालिस्तान ऑक्साइड है, ये उदासीन ऑक्साइड है। भंगुरता प्रायः अधातुओं का प्रमुख गुण है। छठवां थर्मामीटर एवं बैरोमीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है। और सातवां है मनुष्यों में लैंगिक जनन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सभी महत्वपूर्ण सवाल है जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इनको आप एक बार अच्छे से अध्ययन करें। अगला है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला हमारे पास क्वेश्चन है, धातुओं की सतह चमकदार होती है, यह गुण क्या कहलाता है। तो यह धात्विक चमक कहलाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है पारे की मिश्र धातु क्या कहलाती है। तो ये अमलगम कहलाती है। ठीक। तीसरा है अयस्कों में उपस्थित मिट्टी एवं रेत की अशुद्धियाँ क्या कहलाती है। तो ये गेंग कहलाती है। फिर है वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहा जाता है। तो इसका उत्तर है अवायवीय श्वसन। पांचवा है पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल हानि क्या कहलाती है। तो ये वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी मिलाइए में देखिए क्या लिखा है। पहला विद्युत के अपघटन, तो विद्युत के अपघटन में जो आ जाएगा विद्युत अपघटन। ठीक है। फिर है नेक्स्ट सोडियम, तो सोडियम में आ जाएगा अधिक क्रियाशील धातु है, ये बहुत ही क्रियाशील धातु होती है। फिर है पादप का लैंगिक भाग, तो जो लैंगिक भाग होता है वो पुष्प होता है। फिर है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन जो होता है काली कायन में होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर है मादा युग्मक, तो मादा युग्मक में अंडाणु पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। देखिए जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ क्या होता है, उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तब ऊष्मा उत्सर्जन को ए संकेत द्वारा उत्पाद की ओर लिखकर प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण के लिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिन अभिक्रिया, और फिर है ऊष्माशोषी अभिक्रिया में उस अवशोषण होता है। ऊष्मा अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से ये ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। उदाहरण के लिए CaCO का अपघटन एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है क्योंकि इसमें ऊष्मा के रूप में ऊर्जा अवशोषित होती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्वसन क्या लिखा है हमारे पास, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो श्वसन होता है उसको, श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प एवं ATP के रूप में ऊष्मा या ऊर्जा निकलती है, इसीलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर एवं धावन सोडा को गर्म करके कैसे अंतर करेंगे। तो हमारे पास उसका उत्तर यहाँ लिखा हुआ है। बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 होता है, जबकि धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O होता है। गर्म पानी करने पर बेकिंग पाउडर जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है जो कि चूने के पानी को दूधिया कर देता है, जबकि धावन सोडा ऐसा कोई गैस नहीं देता बल्कि उसका क्रिस्टलीकरण जल निकल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार ये सभी IMP क्वेश्चन है जिसके उत्तर भी आपको यहीं
मिलेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखें और यदि चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पादप हार्मोन क्या है? तो देखिए यहाँ उत्तर भी दिया हुआ है। पादप हार्मोन क्या है उसका, कि जो विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ जो पादपों के विशिष्ट भागों या कोशिकाओं द्वारा स्रावित होते हैं और विशेष प्रकार की कोशिकाओं की क्रियाशीलता या कार्यशीलता को प्रभावित करते हैं तथा विविध क्रियाओं का नियंत्रण कर एवं समन्वयन करते हैं, पादप हार्मोन कहलाते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारे पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर स्थित है, अतः तारों से चलने वाले प्रकाश को वायुमंडल की विभिन्न परतों को पार करना पड़ता है। इन परतों का घनत्व बदलते रहने से इनकी सघनता भी बदलती रहती है। किसी विशेष तारे से आने वाली प्रकाश की किरणें इन विभिन्न परतों से अपवर्तित होकर हमारी आँखों तक आती हैं। परतों के बदलते रहने से तारे के प्रतिबिंब की स्थिति भी बदलती हुई प्रतीत होती है, इसीलिए तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे दूर से आते हैं जब ये धूल के कण होते हैं और जब प्रकाश किरण यहाँ से एक कण से टकरा कर दूसरे में जाती है, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, इस तरीके से जब प्रकाश कण धूल से टकरा कर इधर उधर मुड़ती है तो जो तारों का प्रकाश, तारे जो है हमको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं? तो जो मेंडल ने प्रयोग दिया था उसमें बताया हमको कि मेंडल ने अनेक प्रयोगों में 2 भिन्न गुणों वाले मटर के पौधों में संकरण कराया, जैसे लंबे पौधे और बौने पौधे। ठीक है। और प्रेक्षण करने पर पता चला कि प्रथम पीढ़ी में केवल लंबे पौधे प्राप्त हुए, लेकिन दूसरी पीढ़ी में सभी पौधे लंबे नहीं थे, कुछ पौधे बौने भी हुए। यहाँ आम पौधों का लंबा होना प्रभावी लक्षण तथा बौना होना अप्रभावी लक्षण है। इस प्रकार मेंडल के प्रयोगों द्वारा पता चलता है कि लक्षण अप्रभावी तथा प्रभावी दोनों होते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। क्या लिखा है? सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? कार्बन यौगिकों के मध्यम किस प्रकार के आबंध होते हैं? तो सहसंयोजक आबंध 2 परमाणुओं के बीच बराबर इलेक्ट्रॉनों के युग्म की साझेदारी द्वारा बनने वाले आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। इस प्रकार बनने वाले यौगिक सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। कार्बन यौगिकों की मध्य सहसंयोजकता मीथेन CH4। तो देखिए कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो कार्बन अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा, हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन, तो इस तरीके से एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार दूसरा हाइड्रोजन में देखिए दोनों के 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का, फिर एक हाइड्रोजन एक कार्बन, एक हाइड्रोजन एक कार्बन। तो इस तरीके से 2-2 इलेक्ट्रॉन से ये आबंध बनते हैं और इस तरीके से जो आबंध होते हैं ये सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? तो संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिनमें केवल एकल सहसंयोजी आबंध होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, तथा वे हाइड्रोकार्बन जिनमें एक या अधिक द्विबंध या त्रिबंध होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे कि CH4 इसमें क्या है, प्रत्येक जो हाइड्रोजन है उसमें सिंगल बंध होता है कार्बन के साथ, जबकि जैसे CH2 ठीक है, इसमें C में डबल बांध हो जाएगा और फिर इधर H2 लगेगा। तो इस तरीके से डबल बांध और मीथेन में सिंगल बांध। राइनर का त्रिक नियम क्या है? तो डोबे-राइनर का त्रिक नियम, डोबे-राइनर ने समान गुण वाले रखने वाले तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में 3-3 के समूह बनाए, जिन्हें डोबे-राइनर के त्रिक कहते हैं। उसने एक नियम दिया जिसके अनुसार यदि समान गुणों वाले तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में 3-3 के समूह में व्यवस्थित किया जाए तो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान शेष 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये IMP क्वेश्चन थे जो कि आपकी परीक्षा अर्धवार्षिक हो चाहे वार्षिक हो, दोनों परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप ये पूरे सवाल को एक बार अच्छे से पढ़ें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर लें।